अधिकारी जीएस चैनल में आज हम लोग ध्येय आईएएस की तीसरी नंबर की टेस्ट सीरीज पीसीएस के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें पीसीएस के लिए है और जो दो टेस्ट सीरीज है वो पहले ही हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। ध्येय आईएएस प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने बीपीएससी के लिए भी पीवाईक्यू सारा अपलोड कर दिया है, बस बिहार स्पेशल का बाकी है, वो भी कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। फिर उसके पास में 2-3 दिन में करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे। और बीपीएससी का हमने डाला है आरओ के लिए हिंदी और क्या बोलते हैं जनरल स्टडी भी डाला है, और आगे उसमें वीडियो भी डाला जाएगा। फिर सब्जेक्ट वाइज भी हम पढ़ाएंगे, अगर 22 दिसंबर के बाद से समय मिलेगा, उसके बाद ज़्यादा समय मिलेगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, सभी विषय पढ़ा देंगे छोटे छोटे वीडियो बना के। तो अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस वाले ध्येय की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट है ये। बाकी 2 टेस्ट हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है ध्येय इसके। ये पीसीएस के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब ध्येय आईएएस जो है कि लोक सेवा आयोग के काफ़ी आसपास ही है, तो जो उसका क्वेश्चन बनाने का लेवल है एकदम से बढ़िया बनाता है, एकदम जिससे यूपी पीसीएस पूछता है उसी तरीके से एकदम पेपर सेट होता है ध्येय आईएएस का। तो इम्पॉर्टेंट होगा काफ़ी इसका डिस्कशन। इसमें जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स है, क्योंकि जब प्रारंभिक परीक्षा मार्च अप्रैल में थी, जब थी इसे डिसाइड की गई तभी से इसका टेस्ट चल रहा था। तो जुलाई का 2023 का टेस्ट है इसमें। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे, हमको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग इसको देखेंगे करंट अफेयर्स वाले को। नहीं तो अभी करंट की जब वीडियो चलेगी, कोर्स चलेगा, इसका वीडियो आएगा, 2-3 करंट का वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो उसमें हम बता देंगे करंट अफेयर्स 2024 का। तो ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? तो पहला क्वेश्चन इसका है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है, तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, इसको बताना है। तो विद्वान है और पतन का कारण है, कौन सा सही सुमेलित है इसमें से, उसी को बताना है। तो सतीश चंद्रा जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था का चौपट होना। इरफान हबीब बताएं कृषि संकट। विलियम आर्विन वन जो बनाए सैनिक अदक्षता। जदुनाथ सरकार बताए हैं कि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होना। तो कौन है इनके पतन का कारण जो मैच नहीं कर रहा है, उनके जो राइटर उनके हिसाब से? तो सतीश चंद्रा ने जो कहा था अर्थव्यवस्था चौपट होना, इन्होंने सही कहा था। इरफान हबीब ने भी सही कहा था। और विलियम अरविन जो कहे थे अदक्षता, सैनिक अदक्षता, वो भी सही कहे थे। जदुनाथ थे सरकार उत्तराधिकार का कोई निश्चित न होना, यही बात गलत है इनकी, यही सही सुमेलित नहीं है। डी आंसर इसका सही होगा। तो इसको हल्का फुल्का याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कि एक बार समझ लीजिए कौन क्या कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। कहता है 1781 का संशोधन अधिनियम जो आया था कि संबंध में कौन सा सही नहीं है, बताना है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1781 में इसी का संशोधन आया। 1773 का ही संशोधन आया था। तो क्या संशोधित किया गया था वही बताना है। तो पहला है, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। तो ये ठीक है, क्योंकि जो ये लोग निर्णय लेते थे तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता था, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था सुप्रीम कोर्ट का और जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उनसे हमेशा लफड़ा होने लगा था। तो इस वजह से संशोधन करके जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था गवर्नर की जनरल की काउंसिल को। ठीक है। दूसरा है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो इनलीगल ये लोग बहुत ज़्यादा इधर शोषण करते थे लोगों का, तो राजस्व का मामला ज़्यादा आता था इनके कोर्ट में। वसूली संबंधी मामले ज़्यादा आते थे कोर्ट में, तो इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से इसको भी राजस्व संबंधी मामलों को, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट का, जब सब मामला ही बाहर तुम कर दोगे तो
तो यही था, अंग्रेजों की नीति थी। तो बी वाला भी सही है। सी है, इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, न कि गवर्नर जनरल की इन काउंसिल के यहाँ। फिर से पढ़ते हैं। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, न कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। तो यही गलत है। उन्होंने ये व्यवस्था उसका उल्टा किया। इन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील ना करिए, आप गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जो काउंसिल है वहाँ पे अपील करिए। तो ये सी वाला गलत है, उल्टा दिया हुआ है। डी वाला, इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। ये ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है, सी गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सदस्य हैं और धारण विभाग है। तो जब 1947 के बाद में जब अंतरिम सरकार बनी थी, मंत्रिमंडल जब उसमें बना था, तो उसमें कौन किसको क्या मिला था, वही उसको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मिला था, खाद्य एवं कृषि, तो ये तो बात ठीक है। जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मिला था, तो जान मथाई को रेलवे मिला था, ये गलत है, बी वाला। जान मथाई को रेलवे मिला था, इसको याद रखिएगा, रेल मंत्री जान मथाई थे। डॉक्टर बी अम्बेडकर को विधि इनको मिला था, ठीक है। सी एच भाभा को वाणिज्य मिला था, ये भी ठीक है। तो इसमें बी आंसर सही है कि उनको रेलवे मिला था, मगर यहाँ पे आप उद्योग और आपूर्ति दिया हुआ है। उद्योग और आपूर्ति पूछता है कभी कभी, इसको मैच करा था किसको मिला था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला था, याद रखिएगा, उद्योग और आपूर्ति। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है। तो कौन सा वो मामला था, बहुत बढ़िया मामला था ये, इसीलिए इसे समन्वय बनाया गया वो डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में। तो कौन सा वो मामला था, तो एसआर बॉम्बे नहीं था, बेरूबारी भी नहीं था, केशवानंद भारती भी नहीं था, ये मिनरवा मिल्स का मामला था 1980 का, याद रखिएगा, 1980 का मिनरवा मिल्स का मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी पे और मौलिक अधिकारों में दोनों में संतुलन बनाने की बात कही थी। तो डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषय का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में विभिन्न अध्यायों का अलग अलग वर्णन किया गया, निम्न में से कौन सा किससे सुमेलित नहीं है। तो 5 में जो है, अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, तो पहला ठीक है, कार्यपालिका है, 2 में संसद है, ये भी बात ठीक है। तीसरा, अध्याय 3 में संसद की संघ की न्यायपालिका है, तो 3 में राष्ट्रपति हैं। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, संघ की न्यायपालिका नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं विधायी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो इसमें है, अध्याय 5 भारत का कैग के बारे में दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो है सी आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, बताना है। तो पहला है, यदि नागरिकता अगर फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो तो उसको कर देगा, किया जा सकता है। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया है तो ये भी कर सकता है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद हो गई, 2 वर्ष की कैद हो गई, तो ये भी ठीक है, तब भी वो कर सकता है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 5 वर्षों से रह रहा हो तो इसमें नहीं कर सकता। अगर कोई 5 वर्ष से बाहर रह रहा हो तो उसको आप नागरिकता उसका छीन नहीं सकते हैं। दुबई में कितने लोग हैं, 8-8 साल हो गए उनके, भारत के लोग, सब नागरिकता किसी चली थोड़ी ना गई है। तो डी ही इसका गलत आंसर है, यही वंचित नहीं कर सकते, डी सही है इसका, तो इसका उत्तर डी होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो पहला है कि राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को है कि वहाँ के राज्यपाल को है? तो राज्यपाल को, राष्ट्रपति को नहीं है, पहला गलत है, राज्यपाल को है ये, तो राज्यपाल होगा यहाँ पे। दूसरा है प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये वाला ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, बाकी सब मामला गड़बड़ है पहला वाला। तो राज्यपाल होंगे, राष्ट्रपति नहीं, तो राज्यपाल को पावर है, तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, कि पूछ रहा है संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु निम्न में से कौन से उपबंध संविधान में नहीं है? कूट के माध्यम से बताइए। तो कौन से नहीं है बताना है कूट के माध्यम से। तो पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो बताना है उपबंध में संविधान में नहीं है, उपबंध नहीं है संविधान में। तो पहला उपबंध है संविधान में, ये वाला है। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति पर वह आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दूसरा ये गलत है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो निर्वाचन आयुक्त को, तो ये भी गलत है, की जा सकती है। तो इसमें दो तीन हैं वो गड़बड़ है। ये इसका सही आंसर होगा कि संविधान में नहीं है उपबंध। तो 2 और 3 संविधान में उपबंध नहीं है, पहला उपबंध है संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही संसद के किसी अधिनियम में उल्लेख है। तो ठीक है, इसका ए सही है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो नहीं पे विशेष ध्यान दीजिए कि सही नहीं है कौन सा है। तो राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार है, तो ये ठीक है। दूसरा, आयोग में नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए। तो 15 वर्ष नहीं है, 10 वर्ष है, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 15 वर्ष कुछ ज़्यादा ही है। तो वह आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये बात गलत हो गई, 10 वर्ष रहता तो सही हो जाता। तो बी इसका गलत है। सी है संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही है, इंपॉर्टेंट भी है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है, इसको ये डी वाला देख लीजिएगा एक बार कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा कि वही सही नहीं है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि संसद ने संविधान में अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है हमको। सही कथन कौन सा है? तो जो विधेयक पारित हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, सही है बताना है। अगला क्वेश्चन है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला संविधान आदेश विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना था। तो ये गलत है, पहला वाला तो गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि तेलंगाना में नहीं है, केवल आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना गलत है, इसमें ओनली आंध्र प्रदेश है, ओनली आंध्रा है, आंध्र प्रदेश।
याद रखिएगा, ओनली आंध्र प्रदेश में संशोधन करना था। दूसरा, संविधान विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची का संशोधन करना था, तो दूसरा सही है। तो केवल 20 का सही आंसर है, केवल 2 सही है इसमें। समझ लीजिए तेलंगाना में नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है ये। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिख गुरुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो मुगल शासक अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दी थी, 12वें का, तो पहला सही है। मुगल बादशाह अकबर ने रामदास को 500 बीघा ज़मीन उसने दान दी थी, इम्पोर्टेंट है ये। सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। तो अर्जुन देव ने 2 निर्माण करवाए थे, तरन तारण और करतारपुर, ये दूसरा भी ठीक है। और तीसरा, हर गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ कर दिया। तो अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने की शुरुआत सिख गुरु अर्जुन देव ने की थी, इन्होंने नहीं किया था, ये गलत हो गया, अर्जुन देव ही होंगे आध्यात्मिक कर। आध्यात्मिक कर लेने के लिए इन्हीं का था, अर्जुन देव का ही था, ठीक है। तो सी से गलत हो गया। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की, तो ये भी ठीक है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन कारण का क्वेश्चन है ये। तो कथन क्या कह रहा है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसे संरक्षण दिया, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा है, तुरानी बाजीर इमाद उल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था, तो ये भी बात ठीक है। तो इसमें ए और दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है आर ए की, तो ए इसका है, सही है। तो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उन्होंने मुगल बादशाह अकबर शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में पनाह दिया था। और क्यों दिया था वो, कि दिल्ली में तुरानी बजीर इमाम उल मुल्क की शत्रुता तथा उसकी सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कूका विद्रोह के बारे में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूका विद्रोह। तो कूका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही कथन है चुनना है। तो कूट से आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। तो यही सही कथन है, पहला भी। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा की गई, तो ये भी ठीक है, दूसरा, भगत जवाहर मल ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगला है 1863 में से कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया, तो ये भी ठीक है। चौथा है राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो 1863 में राम सिंह तो नेतृत्व संभाले थे, मगर 1872 में राम सिंह को गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया था, यहाँ नहीं भेजा गया था इंग्लैंड, रंगून भेजा गया था उनको, रंगून, ठीक है। ठीक है, तो इसका चौथा गलत है, तो इसका 1 2 3 सही है, तो डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो कौन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया था, सही नहीं बताना था, ठीक है। पहला, उनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था, तो ये भी ठीक है। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा रूप में स्वीकार किया, तो ये भी ठीक है। 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गोरक्षा समिति बनाई, तो 1885 में नहीं बनाई थी, 1882 में ही बनाई थी गोरक्षा समिति, तो इसका डी वाला आंसर गलत है, डी गलत है, डी आंसर सही होगा, 1882 होगा वहाँ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग जो था गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति भी था, तो ठीक है, सही बताना है हमको। पहला सही, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के होने के साथ साथ सेनापति भी था। दूसरा है, यह युद्ध 1816 ईस्वी से संगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया,
दोनों ही कथन इसका सही है, दूसरा भी सही है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था तथा मुख्य सेनापति था, और 1816 में सिंगरौली की संधि के साथ में यह युद्ध समाप्त हुआ तथा गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की व्यवस्था की। ठीक है, अगले 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 क्वेश्चन चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताना, जो 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू ने इसको बनाया था। तो पहला था कि मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो क्या ये सही बात है? तो सही बताना है हमको। तो ये सही बात नहीं है, 15 अगस्त नहीं था वो दिन, मई 1928 थी, मई में था, मई 1928 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। दूसरा, इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो दूसरा ठीक है, तो बी आंसर सही है, केवल 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताना है। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताना है कि क्या सही नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी का क्या सही नहीं है। तो पहला, इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हो गई थी, तो एकदम सही बात है ये। और सोशलिस्ट पार्टी को अब पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये भी ठीक है। इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, ये गलत है, इसने अस्वीकार कर दिया था, सी वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन का विरोध किया था और संविधान सभा का अंग बनने से भी इनकार कर दिया था इसने, तो याद रखिएगा। सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया तथा भारत विभाजन का विरोध किया, तो ये सही है। तो इसका सी आंसर सही होगा कि यही गलत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सा सब सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर मेरठ में सही है। हुलास जो है, हुलास सहारनपुर में है, ये भी बहुत सही है ये भी। मांडी जो मुजफ्फरपुर में है, ये भी सही है। बड़गांव जो है, बड़गांव, तो ये बड़गांव गाजियाबाद में नहीं है, डी इसका गलत है। बड़गांव भी आपका मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरनगर में। तो मांडी और बड़गांव दोनों मुजफ्फरपुर में है, बड़गांव दोनों मुजफ्फरनगर में है, तो इसका डी आंसर सही है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, क्या कह रहा है? चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोलकालीन बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर के संबंध में कथन सही नहीं है, बताना है, नहीं बताना है। तो यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई, तो ये सही बात है। प्रथम चोल मंदिर था जिसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई। इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूरा हुआ था, ये भी ठीक है। इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, तो ये भी ठीक है। इसका विमान 15 मंजिल पिरामिड के आकार का है, तो ये गलत है, 15 मंजिल नहीं है, 13 मंजिल है, तो डी वाला इसका गलत है, यही गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताना है। बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, बताना है, कूट के माध्यम से बताना है। तो दीर्घ निकाय गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो सही है। गद्य जो दीर्घ निकाय है, गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, दीर्घ निकाय गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। दूसरा है, जो अंगोत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन है, तो गलत है ये। तो क्यों गलत है? अंगोत्तर निकाय में नहीं है वो, जो महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश है वो दीर्घ निकाय में है, इस वजह से गलत है। तीसरा है, बौद्ध ग्रंथ विभाष शास्त्र पूछता है, ये विभाष शास्त्र के बारे में, को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, तो दूसरा से विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। चौथा है, बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, तो चौथा भी ठीक है इसका, तो बी आंसर सही है। 1, 3, 4, दूसरा इसका गलत था, सही जो है इसमें 1, 2, 4 है, ये भी ठीक है। बौद्ध अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत का यूज किया था, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है, तो बताना है कि उत्तर कौन सही बताना है। तो उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार हैं, तो भी ठीक है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व कार्बी आंगलोंग पठार को छोटा नागपुर
पठार से अलग करता है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही है इसके, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि जागीर के प्रकार और विशेषता को मिलाना है। तो पहला जागीर के प्रकार और विशेषता पूछ रहा है कौन सा, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अच्छा, कौन सा सही है बताना है इसमें। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट, 23 नंबर का है ना, 23 नंबर का है, ठीक है। तो पहला मशरूत जागीर, मशरूत जागीर क्या थी? तो किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर को मशरूत जागीर कहते थे। 2 इसका सही होगा। महाल ए पबाकी, महाल ए पबाकी क्या था? तो महाल ए पबाकी था ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी। तो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी, तो वो 4 हो गया ये। एमा जागीर क्या थी? एमा जागीर था मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान की जाने वाली भूमि। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ देगा, क्या कि सबकी जमीन, बुद्ध की ज़मीन पूछता है, पंडितों की ज़मीन पूछा है, तो उलेमाओं की पूछ सकता है। तो एमा जागीर कहते थे उसको, एक सही है इसमें। जो इनाम जागीर क्या थी? तो ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार के रूप में दी गई हो। तो ये 3 हो गया। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और उसके कारक दिए हुए बताना है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पहला, दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं भरता ये। तो दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। तो हाँ, भर जाता है ये। दूसरा है, दक्षिण भारतीय नदियों की अपनी घाटी लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारे को काट रही हैं। तो दोनों ही सही है। इसका व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां जो हैं वो लगभग बूढ़ी हो चली हैं, तो इस वजह से वो लोग लंबवत कटान उनका अब नहीं ज़्यादा कर पा रही हैं, तो अपने किनारे को ही काट रही हैं वो। तो इसका ए आंसर सही है कि ए आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है, ये ठीक है। दूसरा है कि उनको लंबवत कटान की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है और वो किनारे को ही काट रही हैं, तो ये भी बात ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ शासक राणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। तो ये सही नहीं है। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ विजय का निर्माण करवाया था। तो पहला क्यों गलत है? 2 बार परास्त किया था, एक बार ही परास्त नहीं किया था इनको, 2 बार परास्त किया था, 2 बार परास्त किया इनको, 2 बार परास्त किया था इनको। राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त 2 बार किया था। एक इसमें संख्या नहीं दी थी, इससे मैं गलत काट रहा था इसको, तो इसको 2 बार परास्त किया था, याद रखिएगा, ये सही है पहला वाला। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो ये भी ठीक है। यह एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक था, तो ये भी ठीक है। वो तबला वादक था, संगीत प्रेमी भी था, और बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं कि शक्तिशाली शासक था ये। और विजय स्तंभ का निर्माण उसने मालवा विजय पे करवाया था, तो ये भी बात ठीक है। तो तीनों कथन इसके सत्य हैं। अगले कथन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है। क्या कह रहा है कि केंड्यू तथा स्टैम्प ने 18 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा। केंड्यू और स्टैम्प ने 18 डिग्री की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान रेखाओं में बांटा। भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। तो पहला ठीक है, दूसरा भी सही है। तो केंड्यू और स्टैम्प ने 18 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा था, ठीक है। और 11 जलवायु प्रदेशों में इनको बांटा था, ठीक है। तो ठीक है, सी इसका आंसर सही है, दोनों सही है, सही पूछा भी है।
पूछ रहा है कि निम्न में से नदी परियोजना है और नदी है कौन सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, तो सही है। श्री सैलम परियोजना जो है, श्री सैलम परियोजना मंजीरा नदी पे नहीं है, ये कृष्णा नदी पे है, यही गलत है, कृष्णा नदी है वो। तो 20 का गलत हो गया, तो 20 का आंसर है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। बाकी सब सुमेलित है, श्री सैलम कृष्णा नदी पे है, मंजीरा नदी पे नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, निम्न में से कथन में विचार करना है। तो भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो पहला ठीक है, जेके नगर 1837 में पहला एल्युमिनियम उद्योग जो है जेके नगर में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये पहला, याद रखिएगा। 1837 में पहला एल्युमिनियम उद्योग भारत में लगा था पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। इंपॉर्टेंट है ये। भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो दूसरा इसका गलत है। भारत में सबसे पहले ऊनी मिल की स्थापना यूपी में की गई थी। उत्तर प्रदेश में ऊनी मिल की स्थापना की गई थी, कानपुर में। तो इसका केवल एक सही है, ए आंसर इसका ठीक है, एक सही है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, कौन सा सही नहीं है, बताना है हमको। सही नहीं है। तो कपास उत्पादन में गुजरात का स्थान प्रथम है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ये। तो कपास उत्पादन में गुजरात का नाम इस समय प्रथम पे चल रहा है, तो एकदम सही है। दूसरा, सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। तो सोयाबीन बदल गया है, पहले गुजरात था, अब सोयाबीन महाराष्ट्र हो गया, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। सी ए मूंगफली उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। तो इसका मामला भी बदल गया है, राजस्थान नहीं है, गुजरात है। गुजरात प्रथम स्थान पे, मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, याद रखिए। सोयाबीन में महाराष्ट्र है, मूंगफली में गुजरात है, कपास में गुजरात है। और डी है, नारियल उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पे। तो ठीक है। तो इसका जो है सी आंसर गलत है कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान नहीं, राजस्थान पहले स्थान पे है, ये सही नहीं है, इसमें गुजरात पहले स्थान पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो 30वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला है कि पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। दूसरा है कार्लगुरली एक कार्लगुरली और कूलगार्डी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने के प्रसिद्ध खाने हैं। तो बताना है कौन सा सही है। तो पहला इसका सही है, पहला इसका ठीक है केवल, दूसरा गलत है, पहला ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो कालगुरली और कूलगार्डी जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्र में स्थित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे लोग खाने अवस्थित हैं, कालगुरली और कालगार्डी की। तो इंपॉर्टेंट है खाने, इन खानों को भी पूछता है, मिलान कराता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। इसका ए आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि देश है और राजधानी बताना है कौन सा है। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका, बोत्सवाना की बिंड होक, नाइजीरिया की अबूजा, मोरक्को की रबात। तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो नहीं है, यही बताना है हमको 31 नंबर का। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ठीक है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ये बात सही है। दूसरा, बोत्सवाना की राजधानी जो है वो गलत दिया है। जो बोत्सवाना की राजधानी है वो गैबोरून है, गैबोरून है, गैबोरून है, गैबोरून है, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, तो ठीक है। मोरक्को की रबात है, ये सही है। तो इसका बी आंसर सही है कि बोत्सवाना की राजधानी गैबोरून है। बोत्सवाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हाथियों के लिए मामला कुछ चल रहा है, करंट अफेयर्स में था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ज्ञात कीजिए। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। दूसरा है, यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और तिमोर लेस्ते में विभाजित है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही पूछा है। तो पहला गलत है, ये तीसरा सबसे बड़ा देश है विश्व का, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, थर्ड सबसे बड़ा द्वीप है ये। और यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया
और ब्रुनोई का भाग है ये, तिमोर लेस्ते नहीं, इसमें ब्रुनोई है ये, ब्रुनोई, ब्रुनोई का भाग है ये। ठीक है, तो इसका डी आंसर है, न तो एक न तो दो, दोनों ही गलत थे इसके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? जल को अम्लीय बनाने के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो कौन से जो हैं जो अम्लीय बनाते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड भी अम्लीय बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्लीय बनाता है, और ये भी मीथेन नहीं बनाता। चौथा गलत है इसमें, 4 सब में काट दीजिए, तो सी आंसर सही है इसका। ये तो जो बारिश होती है, ये तीनों बारिश कराते हैं, इसकी वजह से बारिश होती है। रेन, एसिड रेन होता है नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, और सल्फर डाइऑक्साइड और ये दोनों ही बारिश के रूप में निकलते हैं। ये भी बारिश कराता है और ये भी बारिश कराता है। तो पहला जो बारिश नहीं कराता, पहला जो इसमें दिया है जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके कोई केमिकल बनाता है, अम्ल बनाता है, और ये दोनों बारिश कराते हैं। तो ठीक है, इसका 3C सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। ये पूछ रहा है ब्राउन फील्ड संपत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में समझ लीजिए, पहले हम ही बता देते हैं शुरुआत में ही। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड वो फील्ड होती है ग्रीन फील्ड कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई उद्योग नए सिरे से बैठाते हैं, ज़मीन है, ज़मीन पर नए सिरे से इसको बैठाना हम शुरू करते हैं, घर मकान बनाते हैं, रूम बनाते हैं, जितना सब कुछ, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड, कि नए सिरे से सब कुछ बनाना। ब्राउन फील्ड क्या है कि कोई पहले से बना हुआ चीज़ है, कोई इंडस्ट्री पहले से बनी हुई है, उसमें कुछ सुधार करना है, उसमें कुछ बनाना है, तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो ब्राउन फील्ड संपत्ति से तात्पर्य क्या है? अब क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। तो ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रख रखाव व उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो ब्राउन फील्ड है वो। ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनमें निवेश कर उनकी क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जा चुका हो, तो ये गलत है। ऐसी परिसंपत्तियाँ जो बहुमूल्य और क्षमतावान है लेकिन उसमें निवेश नहीं होने के कारण उनका दोहन उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं है। पहला इसका सही है कि ऐसी परिसंपत्तियाँ जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रख रखाव या उनका उपयोग नहीं हो सका है, तो ये ब्राउन फील्ड है। तो ये इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में बनाई गई थी। तो ये सही है, 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, इसको लिख लीजिए। दूसरा है, कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, तो दूसरा भी सही है ये। तीसरा है, हथकरघा गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता हेतु सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये बात सही है। 2000 में दीनदयाल हथकरघा योजना प्रारंभ की गई थी। डी आंसर है कि 2022-23 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र जो मिशन प्रारंभ किया था 2022-23 में नहीं, ये 2020 और 21 में प्रारंभ किया गया था। डी वाला इसका गलत आंसर है, डी ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित की गई हैं। वह टकसालें कहाँ कहाँ अवस्थित हैं? कूट के साथ सही चीज़ बताइए। तो मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में नहीं है, इस बात ध्यान रखिए, चंडीगढ़ को काट दीजिए। बाकी जो मामला सही है, मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। बी आंसर ठीक है इसका, बाकी चंडीगढ़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2024-25 की जो बजट आई है उस मामले में जो महिलाओं के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, तो इसमें बताया गया है
कि 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किया गया। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर बढ़कर 28% हो गया है, तो ये भी ठीक है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का नामांकन 43%, जो दुनिया का सबसे अधिक है, ये भी बात सही है। पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं, तो ये बात गलत है। 37वां का डी गलत है, क्योंकि जो इस योजना के पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान जो है महिलाओं को दिए गए हैं, 70% मकान जो हैं महिलाओं को दिए गए हैं, तो डी इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन और संरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी, तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन और संरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी, तो इसके बारे में क्या सही है? पहला, इस योजना का फंड बढ़ाकर 25,000 करोड़ कर दिया गया, तो पहला इसका गलत है, 25,000 करोड़ नहीं किया गया है। तो 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो किया गया है 29,610 करोड़ का कर दिया गया है, तो 29,610 करोड़ रुपये का दिया गया है। दूसरा, योजना के इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 की अवधि तक लागू होगा, तो दूसरा इसका सही है, बी आंसर इसका ठीक है। पहला इसका गलत था, क्योंकि उसको ज़्यादा रकम दिया गया है, और 31 मार्च 2023 से 2025-26 में 3 सालों की अवधि के लिए इसको लागू किया गया है। 3 साल की अवधि, 3 साल के लिए, याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुपालन और संरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी, तो योजना ये 3 साल के लिए चली रही है। ठीक, कथन एक गलत है, कथन 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट SGRTD योजना, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, लॉन्च की है? तो कौन सा बैंक है? HDFC है कि IDBI है, SBI है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसी आंसर है, SBI इसका है, सी उत्तर सही है इसका। SBI ने ये ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना प्रारंभ की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 40 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा सही? ये जब मैं टेस्ट करा रहा हूँ तो चौथा 5वें टेस्ट में क्वेश्चन आया गया हुआ है, 4-5 बार भी इसको डिस्कस हो चुका है। इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, 2019 में किया गया था। इस योजना का प्रारंभ जो है 2019 में किया गया था, ये बात सही है। दूसरा है, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है, तो ये बात भी सही है, महिला कल्याण विभाग की एक पहल है। इस योजना में प्रति लाभार्थी का अनुदान 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है सालाना, तो ये बात भी सही। तीनों कथन इसमें सही हैं, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिए किसी तरीके से, वो भी PCS के लिए बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन और रोग बताना है। अभी BPSC का जो हमने बायोलॉजी का जो अपलोड किया उसमें ये सब क्वेश्चन आए हुए थे, तो बताना है B1 का कमी है पेशी ऐंठन से, B5 का है बालों का झड़ना, B6 का है वृद्धि का रुकना, B7 का है बाल सफ़ेद होना, तो किसकी कमी से क्या होता है यही बताना है हमको 41 नंबर का। तो B1 की कमी से क्या होता है? तो वृद्धि रुक जाती है, इससे 3 हो गया, B1 की वजह से वृद्धि रुक जाती है। और जो B5 की वजह से क्या होता है? बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो 4 है, B5 4 है इसका आंसर, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब B6 की वजह से क्या होता है? तो पेशी ऐंठन होती है, एक इसका हो गया। B7 की वजह से क्या होता है? बाल झड़ता है, 2 हो गया, बायोटीन है, B7 में बायोटीन होता है। ठीक है, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 बी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लार भोजन के साथ आए
वे जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो पहला ठीक है, सहायक होता है, पहला ठीक है। दूसरा, लार में टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, तो ये भी ठीक है। मगर पहला वाले तो टाइलिन की वजह से जो जीवाणु नहीं मरते, तो दोनों सही है, मगर आर जो ए की व्याख्या नहीं करता, तो बी आंसर इसका सही है। दोनों ठीक है मगर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, रोग के बारे में बताना है। तो पहला है इसका कि रोग और तत्व है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो धान में खैरा रोग सोडियम के कारण, तो नहीं, सोडियम कारण नहीं होता है, जिंक के कारण होता है, जस्ता के कारण। ये तो ए इसका गलत है, यही सही उत्तर है ए। मक्का के सफ़ेद कली रोग जो होता है जस्ता के कारण होता है। फूल गोभी ब्राउनिंग रोग जो होता है बोरान के कारण होता है। नींबू में डाई बैक रोग जो होता है कॉपर के कारण होता है। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया, अभी बीपीएससी का जो टेस्ट करवाया हमने, उसमें टेस्ट कह रहा हूँ, बीपीएससी के लिए जो PYQ हमने देख रहा था, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा था। तो फार्मूला इसका नोट कर लीजिए आप। एफ बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में बदलना जब होता है तो एफ बराबर होता है सेंटीग्रेड गुणते 9/5 + 32, यही आंसर यही होता है। तो सी कितना है, 200 है, गुणते 9/5 हो गया, तो 40 हो जाएगा, क्योंकि जो 5 है उसमें 40 से गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, तो 40 हो गया + 32, तो बचा कितना, 40 गुणते 9 + 32 बचा हमारे पास, तो 360 + 32 बराबर कितना हो गया, 392 हो गया। 392 फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आएगा, तो इसका आंसर सी होगा, 392 फ़ारेनहाइट होगा। तो 44वें का आंसर सी होगा, 392 फ़ारेनहाइट। तो फार्मूला याद रखिएगा, F = C × 9/5 + 32। तो F फ़ारेनहाइट है, सी है सेंटीग्रेड जो 200 दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, नीचे कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं, और व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो 45 का है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग प्रतीत होता है। तो क्यों होता है, ये कारण बता रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये सही बात है। दूसरा भी, पहला भी ठीक है, दूसरा भी सही है। दूसरा जो है पहले की व्याख्या कर रहा है, तो इसका ए आंसर सही होगा। ए आर आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर को होता है सुपर कंप्यूटर के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो सुपर कंप्यूटर के संबंध में बताना है। तो पहला है कि मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्रारंभ किया गया था, तो ये बात सही हमको बताना है, याद रखिएगा। तो पहला सही है कि 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्रारंभ किया गया था। दूसरा है मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो दूसरा भी सही है। तो दोनों ही सही है, इसका सी आंसर सही है कि दोनों ही ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है। तो हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है, तो एक रडार है, नहीं। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो ये भी नहीं है। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो ये सी इसका सही आंसर है। पुष्पक विमान जो रामायण में था उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, RLV है, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो सी इसका आंसर सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्पक याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय आंतरिक अनुसंधान परिषद इसरो ने 22 मार्च 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से इसका परीक्षण किया पुष्पक का। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था इसको देखने के लिए। सेमीकंडक्टर के बारे में कौन सा कथन सही है, यही बताना है। तो पहला है कि कौन सा कथन सही है चुनना है, तो कूट में चुनना है। यह ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है, तो ये बात सही है। तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि आती है। तो बीपीएससी वाले जो टेस्ट जो PYQ करा रहे थे उसमें भी इसको हमने बताया था कि तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है, तो ये बात सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है,
तीसरा है अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता जाता है। जब चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध कम होगा तापमान बढ़ने से, बढ़ता नहीं जाता है, बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी ही नहीं। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा, परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है, तो ये ठीक है। परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक है आदर्श चालक के रूप में भांति में व्यवहार करता है, ये बात सही है। तो 1, 2, 4 इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट था ये काफ़ी, क्योंकि बीपीएससी में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा होगा, आईएएस में भी पूछा है, तो ये पूछने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कथन सही नहीं है, बताना है। तो करंट अफेयर से याद रखिए, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन ये, इसको रट जाइएगा ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ इस बार। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है हमको। 49 नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये बात सही है कि 2030 तक हमको 500 गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, ठीक है। दूसरा है 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करना है। तो ये बताइए कि सही है कि नहीं। तो दूसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है कि 2030 है, 2030 तक हमको अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% नवकरणीय ऊर्जा माध्यम से पूरा करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसका आंसर बी हो गया, बी सही नहीं है। दूसरा है सी वाला है, 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है हमको, तो ये भी इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है। दूसरा है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना कार्बन हम सिंक कर लेंगे, तो ये हमको जीरो कार्बन उत्सर्जन हमको करना है। तो डी आंसर इसका भी सही है। तो बी जो है इसका सही आंसर है। बाकी 3 जो ए सी डी सही थे, बी वाला ऑप्शन गलत था, और गलत हमको चुनना था, इस वजह से बी वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, गगनयान के बारे में बताना है। गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया है और उनका नाम की घोषणा की गई है, तथा उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए हैं। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है, बताना है। तो उन तीनों का नाम पूछ रहा है बेसिकली, वो कह रहा है कि इनका नाम क्या है बताइए, आप पता है कि नहीं। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, तो ये सही है, ये हैं। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ये भी हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, तो शुभांशु शुक्ला नहीं है इसमें। ग्रुप कैप्टन अमित झा, तो ये तीनों हैं, याद रखिएगा। ग्रुप कैप्टन बालाकृष्ण हैं, प्रशांत बालाकृष्ण। कैप्टन अंगद हैं, कृष्ण जी हैं, अंगद जी हैं, और अमित भैया हैं। 3 लोग याद रखिए, बालाकृष्ण जी, अंगद और अमित भैया, 3 लोग हैं इसमें, इनको याद कर लीजिए, किसी तरीके से पूछ सकता है घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, पहला तो सही है इसका। दूसरा, जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है, तो उसमें दूसरा गलत है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है जनसंख्या घनत्व में, तो गलत है। ये जो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, चौथा स्थान पे है, चौथा पे है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत जो है 382 है, राष्ट्रीय औसत जो है 382 है। राष्ट्रीय औसत जो है 382 से 447 से 447 है। तो भारत जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चौथे स्थान पे, याद रखिएगा। तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला ठीक है इसका, तो डी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला केंद्र शासित व राज्य कौन सा है। बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश दिल्ली, बिहार एवं लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश एवं लक्षद्वीप। तो इसको याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। अगला है
2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनगणना के संदर्भ में बताना है, अनुसूचित जनजाति जनगणना के संदर्भ में विचार करना है, या कौन सा कथन सही है उसको चुन के कूट में उत्तर देना है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। तो ये सही है, 20.7% है। ये बात एकदम याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको कि भारत उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति नहीं अनुसूचित जाति हैं, वो भारत उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के 20% हैं। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6% है, तो ये गलत है, 16.6% है। याद रखिएगा इसको, पूरा देश में देश की जनसंख्या में 16.6% जनसंख्या जो है अनुसूचित जातियों की है। दूसरा गलत हो गया इसका, तो पहला इसका ठीक है, तो केवल बी आंसर सही है इसका, 93 का बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का कि जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, तो 931, 941, 951 या 961, तो कितना है लिंगानुपात, तो 951 है, सी इसका आंसर सही है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के में अनुसूचित जनजातियों का है, जातियों का नहीं है, जनजातियों का है, लिंगानुपात 951 है, इसको याद रखिएगा, 951 है। 55 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में रहती है, तो लिखवा देते हैं, बिहार पहले पे है, फिर असम है, फिर उड़ीसा है, ठीक है, तो 3 ऐसे हैं। तो इसमें 88% जनसंख्या गांव में रहती है बिहार में, 83% असम में रहती है, और 83% इसमें रहती है, 83 में 3-2%, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम बताए हैं, तो बिहार में नंबर 1 हो गया, इसमें सी इसका आंसर सही है इस क्वेश्चन का। तो बिहार नंबर 1 पे है, असम दूसरे पे है, उड़ीसा तीसरे पे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब अगर इसमें बिहार नहीं रहेगा तो असम मारेंगे हम, असम भी नहीं रहे तो उड़ीसा मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, मित्र मेला नामक संगठन बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही बताना है। तो मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 में की थी। तो 1904 में की थी मित्र मेला, तो ये ठीक है। अगला है, इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयरस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आर्यस्ट नहीं था, वो जैक्सन था, न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारी थी उन्होंने, न्यायाधीश जैक्सन था। और प्लेग कमिश्नर आयरस्ट की स्थापना जो थी 1897 में हो गई थी, उसको चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या की थी। ये जैक्सन था, तो दूसरा गलत हो गया इसमें, तो केवल एक सही है इसमें। मित्र मेला नाम की जो संस्था थी, स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, और इसका नाम 1904 में बदल के क्या रख दिया गया, अभिनव भारत रखा गया, अभिनव भारत। तो पूछेगा अभिनव, ये पूछ रहा है मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। तो एक तरह से गलत आंसर है, क्योंकि इसकी स्थापना 1902 के आसपास इन्होंने किया था, और 1904 में इसका नाम अभिनव भारत रखा था। मगर क्वेश्चन एक को उन्होंने सही माना है, ध्येय वालों ने, तो ध्यान दीजिएगा इसको। 1904 में अभिनव भारत बना था, इसको याद रखिएगा, कम से कम अभिनव भारत के बारे में ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। ये कौन लिखा है, तो विलियम बेडरबन, ए.ओ. ह्यूम्स, रजनी पामदत्त और बाल गंगाधर तिलक। तो किसने लिखा है, तो रजनी पामदत्त ने इसको लिखा था, सी सर इसका सही है। उन्होंने कहा था कि योजना तरीके से ब्रिटिशों ने ही इसको बनवाई है। तो इनकी बुक थी इंडिया टुडे में इन्होंने लिखा था, रजनी पामदत्त की बुक इंडिया टुडे है, याद रखिएगा, ये भी पूछ देगा इंडिया टुडे, ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाचार पत्र दिया हुआ है और उनके संस्थापक दिए हुए हैं।
अगर आपको थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप हमारे चैनल पे ही वीडियो है समाचार पत्र एवं लेखक आधुनिक भारत के समाचार पत्र और लेखकों की, उसको वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका पूरा मामला सेट हो जाएगा, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सोशलिस्ट किसने लिखा था, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसने लिखा था, बम्बई दर्पण किसने लिखा था, और बंगाली किसने लिखा था, इस सब के बारे में बताना है आपको। तो सोशलिस्ट जो थे तो एस ए डांगे ने लिखे थे सोशलिस्ट, 4 हो गए। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसने लिखा था, तो हिंदुस्तान सचिदानंद सिन्हा ने लिखा था, 3 हो गया। बम्बई दर्पण जो है बाल शास्त्री ने लिखा था, जो बम्बई दर्पण बाल शास्त्री इंपॉर्टेंट है ये बम्बई दर्पण, 2 इसका सही है। बंगाली है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था, 4-3-2-1 डी आंसर इसका सही है। याद रखिए बम्बई दर्पण जो है बाल शास्त्री ने लिखा था, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सचिदानंद सिन्हा ने लिखा था। तो सचिदानंद सिन्हा किस लिए प्रसिद्ध हैं बताइए, कमेंट में बता दीजिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो, यहाँ तक पहुँच गए तो बता ही दीजिए सचिदानंद सिन्हा किस लिए फेमस थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया था, खिलाफत दिवस किस दिन को मनाया गया था, 59 नंबर क्वेश्चन है बताइए। तो 23 नवंबर 1919 को नहीं, 31 अगस्त 1920 को तो ठीक है, और 20 जून 1920 को नहीं, और 13 जून 1920 को तो नहीं। तो ये 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा ये पूछ देता है। तो 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, इसमें हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई थी, असहयोग आंदोलन के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में ये बैठक हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कथन और कारक वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया था 1930 में, तो क्या ऐसा ही है, तो ये वाला गलत है, ये 1930 में नहीं किया गया था, 1936 में किया गया था, ये 1936 था ये, इसीलिए गलत हो गया है। दूसरा है सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी, दूसरा सही है, आर सही है। जब एक इसमें से कोई गलत हो जाता है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहला पता है कि पहला गलत हो गया तो दूसरा मत पढ़िए, तो दूसरा ऑटोमेटिक सही होगा, होना ही है उसको, ऑप्शन ही वैसे बना है। तो पहला गलत हो गया इसका, तो पहला गलत है दूसरा सही है, तो इसका डी आंसर सही हो गया। 1936 में हुई थी ये किसान सभा। 61 नंबर का है, मिलान कराना है, प्रमुख व्यक्ति और जन्म स्थान कहाँ था उनका ये बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ के थे बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के थे, तो झांसी के थे, 4 इसका सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहाँ के थे, जब 10 में पढ़ते थे तो इनके बारे में लिखने में आता था यूपी बोर्ड में, तो बस्ती के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस्ती के हैं, 3 हो गया। राहुल सांकृत्यान कहाँ के हैं, आजमगढ़ के हैं कि प्रयागराज के हैं, तो आजमगढ़ के हैं ये, दूसरा इनका सही आंसर है। घर जाएंगे तो आजमगढ़ में तो एकदम जर्जर बना हुआ है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता, इतने महान साहित्यकार थे, कितने बढ़िया थे ये। धर्मवीर भारती प्रयागराज के हैं, तो 1 हो गया। तो 4-3-2-1 सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अतरौली घराना संबंध में निम्न में से किस कथन पर विचार करना है। अतरौली घराना है क्या, ये पहले इसके बारे में समझिए। तो अलीगढ़ में अतरौली घराना है, जो ध्रुपद धमार गायन में इम्पॉर्टेंट है ये। तो अतरौली, तो कौन सा इसमें विचार, सत्य कथन चुनना है अतरौली के बारे में, तो बताना है। पहला है कि ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ठीक है पहला। स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में हुआ था, ये दूसरा गलत है। तीसरा है गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी, ये भी गलत है। गजल की बेगम अख्तर घराने की, अख्तर जो है लखनऊ घराने की थी, यहाँ के लखनऊ की थी, लखनऊ, ठीक है। काले खां और चांद खां द्वारा स्थापना की गई थी इसकी, तो चौथा ठीक है। तो 1-4 सही है, बी आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि प्रमुख स्थल है और जिला है। तो प्रमुख स्थल क्या है, गढ़वा है, देवगढ़ है, बांस खेड़ा है, कलिंजर है।
तो बताना है कि कौन कहाँ है। तो बताइए गढ़वा कहाँ है, तो गढ़वा प्रयागराज में है, 3 इसका आंसर होगा। देवगढ़ कहाँ है, तो जो देवगढ़ है वो कहाँ पे है, तो ललितपुर में है, एक आंसर सही है, देवगढ़ ललितपुर में है। बांसखेड़ा जो है शाहजहाँपुर में है, तो 4 हो गया। कलिंजर कहाँ है, कलिंजर तो बांदा में है, तो 2 आंसर हो गया। तो 3 1 4 2 इसका होगा, 3 1 4 2, सी आंसर ठीक है इसका, 3 1 4 2। याद रखिएगा कलिंजर जो है बांदा में है। अगला है कि सपरार नहर से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन से हैं। तो सपहार जो नहर है उसे लाभान्वित जिलों के बारे में बताना है। सपहार नहर जो उत्तर प्रदेश की एक नहर है, तो सभी जानते हैं। झांसी इसमें आता है, ठीक है। हमीरपुर, जब झांसी आएगा तो हमीरपुर आएगा ही, तो 2 और 3 हो गए इसके, झांसी और हमीरपुर, 2 और 3 झांसी और हमीरपुर आते हैं इसमें, तो बी आंसर इसका सही है। ललितपुर और जालौन नहीं आता इसमें। तो इम्पॉर्टेंट है सपरार नहर उत्तर प्रदेश की हमीरपुर और झांसी को सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है परियोजना है और अवस्थिति के बारे में बताना है। तो बताना है जयाकवाड़ी, सरदार सरोवर, दुलहस्ती, उकाई। तो बताना है आपको। तो जयाकड़ी कहाँ पे है, छोड़िए इसको, जो पहले आता है उसको लगाइए। तो सरदार सरोवर किस नदी पे है, इसको बताइए आप। इसको तो जानते ही होंगे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, 4 हो गया। तो बी का चौथा किस में है, तो यही दोनों में है, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना सब जानते हैं कि चिनाब नदी पे है, तो दुलहस्ती चिनाब हो गया। सी का दूसरा हो गया, तो सी का दूसरा किस में है, तो यही है। तो मामला हो गया, बी आंसर सही है इसका। और देख लेते हैं उकाई किस नदी पे, तापी पे है कि गोदावरी पे है। उकाई, इसको भी जानते हैं सब कि तापी नदी पे उकाई है, तो ये हो गया डी का पहला हो गया। दुलहस्ती दूसरा हो गया, जयकाड़ी गोदावरी नदी पे है, तो 3 हो गया। तो 3 4 2 1 बी में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्न कथन में विचार करना है। तो आर्द्रभूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है हमको, सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो पहला है कि कछारी युक्त भूमि की वह जगह, कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकासन की अल्प, तो कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है। तो कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकासी की अल्पतम व्यवस्था होती है। दूसरा है आंतरिक आर्द्रभूमि प्राकृतिक होती हैं। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। तो केवल 2 दिया है, केवल 1 दिया है कि सभी दिया, इनमें से कोई नहीं, तो केवल 2 इसमें सही है, बी आंसर इसका सही है। तो इसका पहला सही है कि पहला ऑप्शन तो ठीक था इसका। आंतरिक भूमि आर्द्रभूमि की प्राकृतिक होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती हैं, तो ये गलत है। मानव निर्मित दोनों हो सकती हैं ये। तीसरा जो है ये मानव निर्मित उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर जो भूमि वो क्या है, आर्द्रभूमि है। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी दिवस दिया है और प्रमुख दिन दिवस दिया, दिनांक दिया है। पहला, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, विश्व हाथी दिवस। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है। तो विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 3 मार्च है ये। विश्व मगरमच्छ दिवस जो है, टर्टल दिवस 17 जून को मनाया जाता है, तो 2 हो गया इसका। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, कुछ याद रहे चाहे न रहे, 5 अक्टूबर याद रखिएगा इसको। और हाथी दिवस 12 अगस्त, 4 हो गया। तो 12 अगस्त याद रखिए और 5 अक्टूबर याद रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 3 2 5 4, 3 2 5 4, 3 5 कह रहे हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 1 होगा, 1 अक्टूबर, 1 होगा इसका, 5 अक्टूबर। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ए आंसर इसका सही है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण समझौता है और उनका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है।
तो जैव विविधता कन्वेंशन जो था पृथ्वी सम्मेलन 1992 से निकला था ये, तो 1992 में। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल था 1994 में आया था ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉटरडैम कन्वेंशन कब आया था? तो 2001 में रॉटरडैम कन्वेंशन आया था 2001 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? सॉरी, रॉटरडैम था 1998 में आया था ये, 1998 में। ये था जो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन था वो 2001 में आया था। तो सबसे पहले 4 होगा, तो ये वाला सही आंसर है। सबसे पहले 4 है, फिर से 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो ये आंसर सही होगा। सबसे पहले जैव विविधता वाला आया था, फिर आगे दूसरे आए थे। अगला क्वेश्चन है, तो कंजली वो दिया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब वेटलैंड है और राज्य दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो बताना है कंजली है, लोकटक है, रेणुका कुंड है, रुद्र सागर है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि कंजली लोकटक जो है मणिपुर में है कि त्रिपुरा में है, बताइए। तो लोकटक मणिपुर में है, त्रिपुरा में नहीं है, तो याद रखिएगा। तो लोकटक 3 हो गया यहाँ पे। और रेणु कुंड के बारे में आप सुने होंगे, रेणु कुंड जो है हिमाचल प्रदेश वाली, तो 1 हो गया। कंजली कहाँ पे है, ये मामला फंस रहा है। कंजली पंजाब में है, इसको याद रखिए। रुद्र सागर जो है त्रिपुरा में है, तो ये 2 हो गया। तो 4 3 1 2, सी आंसर इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था? तो कौन सी व्यवस्था थी वो, किस नंबर की थी? 11वीं थी, 9वीं थी, 12वीं थी और 10वीं थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसको हमने बताया था कि 1997 से 2002 तक चली थी। 2000 तक चली थी ये। बाद में सरकार बदलने की वजह से इसका मामला ख़त्म हो गया था। 2002 तक इसका था चलना। ठीक है, 9वां था ये। 71 नंबर का प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष में बजट में प्रारंभ किया गया? तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है बीपीएससी में। बीपीएससी का जो ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किया है बीपीएससी के पीवाईक्यू में, अर्थव्यवस्था वाले में, ये दिया है हमारे चैनल पे। उसका वीडियो आप उसको देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो अब यूपी वाला और क्या कहते हैं बीपीएससी दोनों कवर होता है आपका। सब में कॉमन ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इनका क्वेश्चन वो पूछते हैं, उनका क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो सामाजिक न्याय वाला भी उसने पूछा था, 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था 1997 से 2002 में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को किस वित्तीय वर्ष में लाया गया था? तो इस समय मनमोहन सरकार थी, तब इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कब आया था। 2007-8 में, 2009-10 में, 2011-12 में, 2014-15 में। तो सब में थी, ढेर था। इस मामले से नहीं लगा सकते, मगर उन्हीं की सरकार थी, तो ये डी वाला तो काट दीजिए आप। तो सी था आंसर। 2011-12 में इन्होंने प्रभावी राजस्व घाटा आया था। प्रभावी राजस्व घाटा होता क्या है, पहले इसके बारे में समझिए। तो प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा, उसमें से घटाया जाता है कि जो हमने ऐड दी है, जो हमने पैसा दिया है अपने राज्यों को, और राज्यों ने उसका पूंजी सृजन कर लिया है, मतलब मकान बनवा दिया, रोड बनवा दिया, पानी की टंकी लगवा दी, तो उस मामले को हम घटाएंगे अपने राजस्व घाटा से, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं पूंजी बना है। तो उसको प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इशू कहते हैं कि जो राजस्व घाटा माइनस वह पूंजी जिनसे वह पैसा जिससे पूंजी निर्माण हुआ, वह पैसा जिससे पूंजी निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। 72वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा समिति किसके लिए थी। तो बढ़िया कमेटी थी, इसके बारे में बताइएगा आप। तो पहला है दत्त समिति, चक्रवर्ती समिति, राजमन्नार समिति, बाचू समिति। दत्त समिति किसके लिए थी? दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस के लिए थी, 2 हो गया। चक्रवर्ती समिति के बारे में हमने बीपीएससी वाले उसमें आपको बताया था कि कितना बढ़िया थी। तो मौद्रिक नीति से थी ये, पहला है ये। दूसरा राजमन्नार समिति, तो केंद्र राज्य संबंध समिति राजमन्नार, 4 हो गया। बाचू समिति जो थी प्रत्यक्ष कर से थी, तो 3 हो गया उसका। तो 2 1 4 3,
2143, 2143 डी आंसर सही है इसका, 2143। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लोक वित्त के बारे में बताना है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं है? तो लोक वित्त में क्या शामिल नहीं है बताना है हमको। लोक वित्त के बारे में क्या शामिल नहीं है बताइए। तो लोक वित्त जो होता है उसमें राजकोषीय से संबंधित सब बातें जाते हैं। राजकोषीय जो सरकार करती है, तो वित्तीय प्रशासन आता है लोक वित्त में। सार्वजनिक व्यय भी आता है, सार्वजनिक ऋण भी आता है, और व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन नहीं आता। तो इसका डी आंसर सही है कि व्यावसायिक बैंक जो होता है लोक में नहीं आता। ठीक है, 74वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष के अर्थ प्रबंधन करती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं, नाबार्ड, तो हाँ नाबार्ड करती है, कपार्ड करती है, और ये सब नहीं करते। तो कौन सा है इसका आंसर बताइए। 74 का बी आंसर सही है, नाबार्ड करती है। अगला क्वेश्चन देख, 75 नंबर क्वेश्चन है। तीर्थंकर हैं और प्रतीक हैं बताना है। तो अजीतनाथ, शीतलनाथ, पूज्यनाथ, शांतिनाथ, तो कौन किनका प्रतीक क्या था यही बताना है। तो अजीतनाथ का जो है हाथी था, गज 3 हो गया। शीतलनाथ का क्या था? तो श्रीवत्स था, तो 1 हो गया। पूज्यनाथ का क्या था? तो महिष था, 4 हो गया। शांतिनाथ का था मृग था, तो शांतिनाथ का मृग याद रखिएगा, मृग शांत होता है, तो शांतिनाथ का मृग था, 2 हो गया। तो 3 1 4 2 बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है, कौन सा सही है। तो केंद्र प्रांतों में बटा था तथा प्रांत का प्रशासन राजवंश के अधीन था, तो ये बात सही है। दूसरा है प्रवेष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था, तो दूसरा का गलत है भाई। जो प्रवेष्टा था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, इसका दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है, ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक जीवन के बारे में बताना है। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला है कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सही है बताना है ये उत्तर वैदिक काल के जो सही है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। दूसरा है पशुपालन का महत्व बढ़ गया था, कृषि कम हो गया था, तो गलत है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो था पशुपालन नहीं था, कृषि था। कृषि का महत्व बढ़ गया था, पशुपालन का घट गया था, तो इसका डी आंसर सही है, न तो 1 न तो 2, डी आंसर इसका सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दूसरा, उस समय वहाँ का प्रशासक जो था सुविशाख था, 78 का। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और उस समय वहाँ का प्रशासक जो था सुविशाख था। तो क्या कौन सा सही है बताइए। केवल एक सही है इसमें, दूसरा गलत है, क्योंकि उस समय वहाँ का जो प्रशासक था वो सुविशाख नहीं था, पुष्यगुप्त वैश्य था, पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक है, तो ये बात थी आगे। ये रुद्रदान के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, जो 150 ईस्वी में निकला गया था। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है उसमें, और ये पता चलता है वहाँ की चंद्रगुप्त मौर्य जो था सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो वहाँ का जो प्रशासक था वो पुष्यगुप्त था, याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कुमार गुप्तकालीन अभिलेख के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। तो बिलसड़ का अभिलेख एटा में, दंडा का अभिलेख अयोध्या में, कुंवर का अभिलेख प्रयागराज में, तुमैनी अभिलेख जो है मैनपुरी में। तो कौन सा सही नहीं है इसमें। तो तुमैना अभिलेख जो मैनपुरी में नहीं है, तुमैना अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, तो ये डी इसका सही नहीं है। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है।
तुमैना डी एमपी में है, ये एमपी के ग्वालियर में। ठीक है। जो कुमारगुप्त था को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है इसमें। अगला है, निम्न में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श होती है किंतु म्यांमार से नहीं? तो कौन सा ऐसा जो राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श होती है किंतु म्यांमार से नहीं होती? त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो वो कौन सा राज्य है बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बता देंगे इसको कौन सा है। तो त्रिपुरा है, ऐसा ए इसका सही आंसर है, त्रिपुरा है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वीन नदियों के मध्य है? तो हुई का पठार, सान का पहाड़, कोलडेम का पठार, मलाया का पठार। तो किसका पठार है? तो सान का पठार है, बी आंसर सही है। इरावदी नदी और साल्वीन नदी के बीच में है। तो म्यांमार में स्थित सान का पठार है जो इरावदी नदी और साल्वीन नदियों के मध्य में है। यह जो है यहाँ पे बहुत संसाधन मिलते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे दक्षिणतम कौन नदी है? इसमें स्वर्ण रेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है। तो सबसे जो दक्षिण में कौन सी है, बैतरणी है कि ब्राह्मणी है? इन दोनों में से होगा तो बताइए कि महानदी है। स्वर्ण रेखा है, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, तो कौन है? तो नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस तरह से है भैया। स्वर्ण रेखा सबसे पहले है, बैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है, क्रम में है। तो इसका महानदी सबसे दक्षिण में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि सामान्य रूप से पृथ्वी पर आग्नेय शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ठीक है, पहला तो बात सही है, सबसे अधिक मात्रा में यही पाई जाती है। दूसरा है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना है। तो ये भी बात सही है, 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना है, इसीलिए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ए इसका आंसर सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्षेत्र है और अवस्थिति है, न्यू इंग्लैंड, जॉर्ज टाउन, पूर्वी लंदन, मोनाको। तो न्यू इंग्लैंड कहाँ पे है बताना है। तो न्यू इंग्लैंड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 3 हो गया। जॉर्ज टाउन कहाँ पे है? जॉर्ज टाउन तो इलाहाबाद में ही है। तो दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में है जॉर्ज टाउन, तो 4 हो गया। पूर्वी लंदन कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी लंदन है, 1 हो गया। मोनाको कहाँ पे है? मोनाको यूरोप में है, 2 हो गया। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए आंसर सही है। न्यू इंग्लैंड जो है यूएसए में है, जॉर्ज टाउन जो है दक्षिणी अमेरिका में है, पूर्वी लंदन जो है दक्षिणी अफ्रीका में है, मोनाको जो है यूरोप में है, तो ए आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है? तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है, एक जो होता है शीत वाला मरुस्थल होता है जो शुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो कौन सा इसमें ठंडा मरुस्थल है बताना है। तो ठंडा मरुस्थल पूछ रहा है, तो कालाहारी गर्म मरुस्थल है, अटाकामा गर्म मरुस्थल है, नाफूद भी गर्म मरुस्थल है, गोबी जो है ठंडा मरुस्थल है, डी इसका आंसर है। गोबी जो कि मंगोलिया में है, ठंडा मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में पाया जाने वाला मोन्टाना क्या है? एक विशेष किस्म की घास है, घास नहीं है। एक निग्रो प्रजाति है, तो ये भी गलत है। और दूसरा है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर स्थित वन है, तो ये ठीक है, सी आंसर सही है। मोन्टाना एक वन है, इसकी लकड़ियाँ काफ़ी मुलायम होती है और बहुत कीमती होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये, सी आंसर इसका सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रेखा को प्रदर्शित करती है? निम्न में से कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है? तो 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम, 90 पूर्व, 90 पश्चिम, 90 पश्चिम और 80 पूर्व, 80 पश्चिम और 90 पूर्व। तो पहला ही सही है इसका 87 का, कि 0 देशांतर को हम कहते हैं 180 पूर्व और 180 पश्चिम, जो एक रेखा को प्रदर्शित करता है, इसी को हम डेट लाइन भी कहते हैं, ये आंसर इसका सही है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसी को कहते हैं, 0 देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा। 88 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बेनेलक्स देशों में सम्मिलित है? नहीं है, बेनेलक्स देशों में कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो बेनेलक्स देशों में 3 देश सम्मिलित हैं, इसमें बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लक्समबर्ग है। डी है, फिनलैंड इसमें नहीं है। डी बी इसका आंसर है, यही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? तो तीफू है, बड़ा लाचला है, बोमडिला है, यांग यांगयाप है। तो कौन दर्रा है ये? तो बोमडिला है, याद रखिएगा, बोमडिला दर्रा है, सी आंसर सही है। ये दर्रा तवांग घाटी से होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में, याद रखिएगा। दूसरा, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है? 61 में नहीं है, 76 में नहीं है, 58 में नहीं और 72 में है। तो बी आंसर सही है, आर्टिकल 72 में जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। 91वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है चुनाव के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से, पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश के दिन से? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कब है? तो शपथ ग्रहण के दिन से, बी आंसर इसका सही है, आर्टिकल 56 में है। 56 में बताया गया कि शपथ ग्रहण के दिन से ट्रेन जा रही थी तो काफ़ी शोर शराबा हो गया था। तो आर्टिकल 56 में है, शपथ ग्रहण के दिन से 5 साल तक कार्यकाल होगा इनका, तो उसमें 56 में लिखा गया है। और उन राष्ट्रपति का जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में है। तो बी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये कि किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? 1952 में नहीं, 1975 में नहीं, 1995 में नहीं, 1985 में सर्वप्रथम इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी राजनीतिक दलों। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जो हुआ था, उसी के द्वारा इनको सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां है, 6ठा है और 22वां है, 11वां है, 42वां है, 12वां है, 38वां है। तो 7वां और 31वां है, इसमें 7वां और 31वां है, ए आंसर इसका सही है। तो 7वां संशोधन 1956 में लोकसभा की सदस्य संख्या को 520 निश्चित की गई और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई। 545 31वें में किया गया और 520 था वो 7वें में की गई थी। ये 1973 में किया गया था और ये जो है 1956 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ए आंसर सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के योग के बराबर है? तो लोकसभा सीट 80 है उत्तर प्रदेश में। तो वैसे राज्यों को चुनना है जिनमें इनके बराबर हो जाए। तो महाराष्ट्र में 48 हैं, कर्नाटक में कितनी है? कर्नाटक में 28 के आसपास हैं, 28 यहाँ आसपास के, और हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। तो 48, 8 8 16 4 20, 20 4 2 6 2 8, तो यही है, पहला ही हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के मिल के हैं, तो 94 का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95 का, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा? 1991 ए, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 301। तो किसमें बताया गया है, बताइए? तो ये तो गलत है, पहला नहीं है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है इसमें आबाद घूमने के लिए बताया गया है। 279 ए भी नहीं है, 300 ए तो धन संपत्ति के है, डी है इसका 301 में ये बात बोली गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण,
सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पे और संवैधानिक कठोरता के आधार पे, तो किस आधार पे किया जा सकता है? किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? संवैधानिक आपात, ये ध्यान रखिएगा। तो सी आंसर सही है इसका, संवैधानिक आपात जो है सी आंसर इसका सही होगा। तो सी आंसर इसका सही होगा, सी वाला। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य हैं? तो पहला है वो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो पहला सही नहीं है। दूसरी है वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, तो ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर न हो, ये भी से 2-3 सही है, इसका ए आंसर सही है। पहला क्यों गलत है? पहला है 35 वर्ष, 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष निर्धारित की गई, मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताना है। कौन सा एक कथन असत्य है? ये ध्यान देखिए, असत्य बताना है। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो क्या ये सही है? तो पहला ठीक है, 1993 में हुई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये भी ठीक है। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये गलत है। 102वां था वो, 103वां नहीं था, 2वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, याद रखिएगा। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। डी है इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो पहला सही है, 1993 में हुई थी। दूसरा अध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सेवा शर्त राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था ऐसा, तो सी वाला गलत हो गया, तो सी आंसर सही है। 99 का है निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक वो होती है जो कि मूल राशियों की मात्रक होती है। तो मूल राशि में जैसे क्या हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, और धारा हो गई, विद्युत धारा, इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं। तो मूल नहीं है इसमें। तो सेकेंड है, मोल है, एम्पियर है, न्यूटन है, कौन सा मूल नहीं? तो जो न्यूटन है मूल नहीं है, डी आंसर सही है, न्यूटन मूल नहीं है। तो जो मूल जो राशियाँ होती हैं क्या क्या होती हैं? तो मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडला है। जबकि बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, तो एक ही व्युत्पन्न मात्रक है। तो मात्रक में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला होता है जो मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण की विधि को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, विकिरण कहते हैं, चालन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो उसको चालन कहते हैं, सी आंसर सही है, चालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? तो न्यूटन की गति के विषय का प्रथम नियम, न्यूटन की गति के विषय का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति के विषय का तृतीयक नियम, या इनमें से कोई नहीं, तो सी इसका आंसर सही है। न्यूटन गति के विषय का तृतीय नियम के कारण वो गिर जाता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसमें, तो सी इसका सही है आंसर। अगला है बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, 102 नंबर क्वेश्चन है, बोलोमीटर का उपयोग किसके लिए मापा जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण, ताप प्रवणता, ध्वनि प्रबलता, प्रकाश की चाल, तो ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है बोलोमीटर से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑक्सीकरण और निस्पंदन, सक्रियित कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस और आसवन और आयन एक्सचेंज, इनमें से कोई नहीं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस और आसवन और आयन एक्सचेंज इसका यूज किया जाता है, सी आंसर इसका सही है। 104 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1926 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
कौन सा सही है बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। तो इस अधिनियम को स्टॉकहोम और 1972 के इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। ये बात सही है। यह कानून स्वैच्छिक है, इसका दंड का प्रावधान नहीं है, तो ये गलत है। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था, उसके लिए पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि स्वैच्छिक नहीं है, ये बाध्यकारी है, बाध्यकारी समझौता है और इसमें दंड के प्रावधान भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फोटोफास्फोरायलेशन फोटोफास्फोरायलेशन में क्या होता है। तो फोटोफास्फोरायलेशन में क्या होता है, तो एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो एनएडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एनएडीपीएच से एटीपी का निर्माण होता है। तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, इसमें बी आंसर सही है इसका। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है फास्फोराइलेशन में यही होता है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में कौन एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है। तो डीडीटी है, ओजोन है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। तो कौन सा है, तो डीडीटी है। इसमें अपने मूल स्वरूप में रहकर ही ये सब फैलाने लगता है अपना प्रदूषण। तो जिसे वे प्रदूषण जो अपने मूल रूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं वो प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक प्रदूषण पूछता है, यूपीएससी में कई बार पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक प्रदूषण वो होते हैं जो अपने मूल रूप में रह के प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे डीडीटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और प्लास्टिक हो गया, ये लोग मूल रूप में होते हैं। जो इनसे बदल के होते हैं, जो इनसे डेराइव होकर नए प्रदूषक बनते हैं, वो जो हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जो दूसरे से उत्पन्न होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। अगला है 7 नंबर का कि एल्गल ब्लूम से तात्पर्य क्या है। तो एल्गल ब्लूम का मतलब होता है कि शैवालों का अचानक से किसी भी तालाब में, किसी भी जलाशय में अचानक से उग आना उनका, तो एल्गल ब्लूम होता है वो। शैवालों का विरंजन, प्रवालों का क्लोरीन के जमने से, जल की सतह पर बने शैवालों की सतह से, आर्कटिक क्षेत्र में जय मरुस्थल से। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, तो सी इसका है। जल की सतह पर बने शैवालों की एक परत को एल्गी ब्लूम कहते हैं। ये क्यों होता है, तो ये न्यूट्रिफिकेशन के कारण ज़्यादा होता है कि तालाब में, जैसे अपने गांव में कहीं देखे होंगे जहाँ पे आपके सीवर का पानी जाता होगा, या जहाँ पे आप बर्तन धुलते हैं लोग, उसका बर्तन, गांव के लोग जो बर्तन धुलते हैं बाहर, वहाँ से उनका जो पानी होता है किसी तालाब में जाता है, वो तालाब में बहुत ज़्यादा एल्गी होते हैं, जलकुंभियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उसमें उत्पन्न होती हैं, छोटे छोटे कीड़े उग जाते हैं उसमें। तो एल्गियम ब्लूम होता है वही, ज़्यादा काई जो उत्पन्न हो जाती है, शैवाल होते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो मेला है और स्थान है। तो मुडिया का मेला, परिक्रमा का मेला, रामायण का मेला, सोरो का मेला, कौन मेला कहाँ लगता है। तो मुडिया का मेला कहाँ लगता है, तो मुडिया का मेला वृंदावन में लगता है। ठीक है, परिक्रमा का मेला कहाँ लगता है, तो परिक्रमा अयोध्या में होती है। तो एक है यहाँ पे अयोध्या का मेला। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। चित्रकूट याद रखिए 2 है। सोरो का मेला एटा में लगता है, 4 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4, सी आंसर सही है। सोरो का मेला जो है एटा में लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सोरो का मेला। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है। तो सबसे कम अंतर वाला जिला कौन सा है बताइए। महाराजगंज है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, कानपुर नगर है, और यह है। तो कानपुर नगर में सबसे कम है, याद रखिएगा, सी इसका आंसर सही है। कानपुर नगर में सबसे कम है महिला और पुरुष के बीच साक्षरता का अंतर। जो साक्षरता का अंतर है, उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष की साक्षरता का अंतर 20.1 है। और सार्वजनिक अंतर जो है महाराजगंज में है, और सबसे कम जो है कानपुर नगर में है, याद रखिएगा। ये भी सबसे अधिक है इसमें। यूपी का पूरा है 20.0, पूछ देगा इसको 1 है, 20.1% है यूपी का पूरे। महाराजगंज में सबसे अधिक अंतर है, कानपुर में सबसे कम है, ये भी याद रखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रों का सही घटता क्रम प्रदर्शित कीजिए। सिंचित क्षेत्र का घटता क्रम कौन सा है, तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पश्चिमी यूपी में है,
दूसरा दूसरा है केंद्रीय यूपी में। तो पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक है, फिर केंद्रीय यूपी में है, फिर पूर्वी में है, फिर बुंदेलखंड सबसे कम है। तो इसमें ए आंसर इसका सही होगा। पूर्वी, केंद्रीय, पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार करना है। बताना है कि साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिले का सही घटता क्रम कौन सा है। तो साक्षरता सबसे अधिक किस में है और उसका घटता क्रम बताना है। तो सही क्रम ये है कि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है। फिर से आता है आपका कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। तो कानपुर आएगा, उसके बाद औरैया आएगा, फिर इटावा आएगा। तो 1 2 3 4 इसका आंसर है। वो पहले से क्रम में ही है ये, तो यही घटता क्रम है इसका। सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया, इटावा, ये आंसर सही है। अगला है, नहर है उसका उद्गम स्थल है, बेमेल कौन सा वो बताना है। तो यमुना, पूर्वी यमुना नहर जो है सहारनपुर में, ठीक है। आगरा नहर जो है ओखला से, ये भी ठीक है। ऊपरी गंगा नहर जो है हरिद्वार से, भी ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। निचली गंगा जो नहर है वो अलीगढ़ से नहीं है, वो नरौरा से है। नरौरा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश का एकमात्र वो है, क्या है नरौरा में, नाभिकीय रिएक्टर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर का, कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस योजना को बाल श्रम उन्मूलन से संबंध है। तो बाल श्रम उन्मूलन किस योजना का संबंध है उससे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुखबिर योजना, नया सवेरा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी योजना है। तो नया सवेरा योजना जो है उससे संबंधित है, नया सवेरा, बाल श्रम उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा जो स्थान है जहाँ सितार, सुरबहार संगीत, इमदाद खानी घराने के नाम से जाना जाता है। तो आगरा है, लखनऊ है, इटावा है, वाराणसी है। तो कौन सा घराना है। तो इटावा वाला है, सी आंसर सही है इसमें। सितार, सुरबहार गीत के इमदाद खानी घराना इटावा में है। 115 नंबर का है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के बारे में कौन सा सत्य है। इसकी स्थापना 1997 में आगरा में की गई थी। तो कानपुर में, गलत हो गया पहला, HBTI इसका नाम है। 115 नंबर क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना 1997 में कानपुर में की गई थी। दूसरा है, यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। ये बात सही है, केवल 2 सही है, इसका बी आंसर सही है। विश्व बैंक द्वारा पैसा फंड प्राप्त है इसको, तो बी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। 1955, 1975, 1980, 1995। तो कब गठन हो गया था। तो 1975 में गठन हुआ था। उत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खनिज है और उसका स्थान कहाँ कहाँ मिलता है। तो सैंड स्टोन कहाँ मिलता है। सैंड स्टोन के लिए जाना जाता है हमारा मिर्ज़ापुर, 3 हो गया। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है हमारे यहाँ। तो रॉक फॉस्फेट एक ही ज़िला है, ललितपुर, 4 हो गया। खेल खड़ी, खेल खड़ी कहाँ मिलती है। तो हमीरपुर में मिलती है खेल खड़ी, 1 हो गया। कोयला हमारा मिलता है सिंगरौली में, डी हो, उसका 2 हो गया। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। सैंड स्टोन जो है मिर्ज़ापुर में, रॉक फॉस्फेट जो है ललितपुर में, खेल खड़ी जो है हमीरपुर में, और कोयला जो है सिंगरौली में। तो 4 3 1 2, नहीं 3 4 1 2 है, 3 4 1 2। फिर से लिख देता हूँ। सैंड स्टोन कहाँ पाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर में। रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। तो ललितपुर में। और सेल खड़ी कहाँ पाया जाता है। तो हमीरपुर में। कोयला सिंगरौली में। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मौर्यकालीन प्रांत है, उनकी राजधानियाँ हैं। तो अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी। तो अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी बताइए। तो उज्जैनी थी, अवंती का उज्जैनी थी, 4 हो गया। कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी। तो तोसली थी, ठीक है, 1 हो गया। 4 1 किस में है। 4 1 डी में, डी आंसर हो गया इसका, ख़त्म। प्रासी कहाँ था। प्रासी का पाटलिपुत्र था,
2 हो गया, तो 2 हो गया इसका। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी थी, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिणागिरी की राजधानी स्वर्णगिरी थी। उत्तर पक्ष की तक्षशिला थी। तो 3 हो गया इसका। तो 4 2 3 1, 4 2 3, डी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फिर से रेलवे का जोन है मुख्यालय कौन सुमेलित नहीं है, हमको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज सही है। उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, उत्तर पूर्व गोरखपुर में है भाई। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में है। 119 नॉर्थ पूर्व, हाँ गोरखपुर में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली में है। पूर्वी तटीय रेलवे हैदराबाद में है, नहीं यही गलत है। पूर्वी तटीय रेलवे जो है भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसका डी सही नहीं है, बाकी सब मिलान है, डी नहीं सही मिलान है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपनिषद में से एक में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं, तो कौन सा उपनिषद है वो? तो कंठोपनिषद है, नहीं। मुंडकोपनिषद है, भी नहीं है। छंदोग्य उपनिषद है, तो छंदोग्य में पाया जाता है। कृष्ण को देवकी पुत्र के तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है इनको। सी आंसर सही है, देवकी पुत्र के नाम से जाना जाता है इनको, और घोर अंगिरस के ये शिष्य बताए गए हैं। कृष्ण भगवान के धर्म के प्रवर्तक थे। कृष्ण भगवान किस धर्म के प्रवर्तक थे बताइए? भागवत धर्म के, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 121 है। जनसंख्या 2021 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, बताइए? देश की कुल नगरीय जनसंख्या 70.2% वर्ग 1 के नगरों में निवास करती है। वर्ग 1 के सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा सही है? तो दोनों ही गलत है, इसमें दोनों ही असत्य हैं, दोनों सत्य नहीं है। एक मिनट रुकिए, फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन घालमेल हो गया। जनसंख्या 2011 के संदर्भ में कौन सा असत्य हमको बताना है, कौन सा तथ्य है? देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% जो है 70.2% वर्ग 1 में निवास करती है। तो ये बात सही है, 1 में निवास करती है, ठीक है। असत्य पूछा था हमसे। भारत में वर्ग 1 की सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो ये बात भी ठीक है। तो इसका डी आंसर सही है, ना तो 1 ना तो 2, दोनों में से कोई असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं, याद रखिएगा। 70.2% है वर्ग 1 की जनसंख्या, और वर्ग 1 जो सर्वाधिक नगर है उत्तर प्रदेश में है। टोटल जो वर्ग 1 के नगर हैं 468 हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 64 अकेले हैं। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मालदीव, हवाई द्वीप, बरमूडा, अल्यूसिनिया उपयुक्त में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं? बताना है आपको कौन सा ज्वालाद्वीप के उदाहरण ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं। तो मालदीव तो नहीं है, मालदीव ज्वालामुखी उदाहरण नहीं है। बरमूडा भी उदाहरण नहीं है। हवाई द्वीप उदाहरण है। अल्यूसियन भी है, बी आंसर सही है, अल्यूसियन। और ये 2 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है। तो राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ पे? देहरादून में है, नागपुर में, नई दिल्ली में, और भोपाल में। तो नई दिल्ली में है, सी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लीजिए इसको। 124 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है बताना है हमको। तो एफडीआई जो है संस्थागत विदेशी निवेश एफआई की अपेक्षा अधिक अस्थायी प्रकृति की होती है, तो ठीक है। एफडीआई जो होता है आता है तो कुछ साल तक रुकता है, हमारे यहाँ निवेश करेगा आदमी मशीनरी में, किसी कंपनी में, तो कुछ दिन तक रहेगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा उसको, तो ये बात ठीक है। पहला एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, तो कौन सा सही है बताइए? तो एफआईआई तो बहुत ज़्यादा पूंजी लेके आता है, हॉट मनी भी कहलाती है, तो भाग भी जाते हैं ये लोग। जब भी मामला गड़बड़ाता है अर्थव्यवस्था का तो लोग गायब हो जाते हैं तुरंत, तो काफ़ी नुकसान होता है, मगर ये पूंजी बहुत अधिक लेके आते हैं। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। पहला भी ठीक है, अस्थायी होता है एफएफआई से, और एफआईआई जो है स्तर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, दूसरा भी ठीक है, सी आंसर सही है इसका। 125 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर
एवं रुधिर रोग का अध्ययन कहलाता है? तो हिस्टालॉजी, हीमेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, मायोलॉजी। तो ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी कहलाता है, बी आंसर सही है, हीमेटोलॉजी कहलाता है ये। 126 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है बताना है। जुलाई 2023 में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। तो ये सही है। दूसरा है बेंगलुरु WCC में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर था। तो ये भी ये दोनों से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। 2023 का करंट अफेयर्स है मगर इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTA की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य कौन सा है ये याद रख लीजिए, इसको पूछ सकता है स्टेटमेंट में, UPSC पूछ सकता है, UPSC पूछ सकता है। तो सबसे अधिक बाघ वाला जो राज्य था मध्य प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश में रिपोर्ट के अनुसार 785 बाघ थे, 785। तो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। इसके पश्चात कर्नाटक आता है, ठीक है। सबसे अधिक MP में है, फिर कर्नाटक में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत पूछता है, ठीक है। अगला है 2023 में शंघाई कोऑपरेशन 226वां शिखर सम्मेलन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया, अच्छा ठीक है ये सही है, SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। तो शंघाई कोऑपरेशन ने SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया, किस वर्ष को घोषित किया ये बताइए? तो 2024 को घोषित किया पर्यावरण वर्ष जो बीत रहा है, ये पर्यावरण वर्ष था SCO के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नाटो 2023 का शिखर सम्मेलन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। नाटो के वर्तमान महासचिव के बारे में समझ लीजिए कौन है। तो स्टोल्टेनबर्ग हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, याद रखिएगा इनको, ये पूछ सकता है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं नाटो के वर्तमान अध्यक्ष। अगला 130 नंबर का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, चलिए भारत का कौन सा स्थान है 130वें का? तो 8वां स्थान है, ठीक है। अभी ये तो आ गया होगा नया वाला, तो छोड़िए इसको, जुलाई वाला। अच्छा, जुलाई तो 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का पहला पुलिस संग्रहालय, अच्छा ठीक है, ये पुलिस संग्रहालय पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का पुलिस संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पे है ये पूछ सकता है। तो गाजियाबाद में, याद रखिएगा, बी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है नियुक्ति, सही नहीं है, नियुक्ति दूसरा देख लेंगे। करंट अफेयर से पढ़ेंगे स्पीडी से, तो स्पीडी को पूरा पढ़ा दूंगा मैं, तो उसमें पूरा जितना नियुक्ति है ये सब चीज़ें सब आ जाएगा, वन लाइनर। और दृष्टि 24 जो है वो UPPCS के लिए पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पे विचार करना है। तो युद्ध अभ्यास और संबंधित देश, ये सही है। 23 नहीं रहेगा तब भी इन्हीं के साथ होगा ये, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि उनके साथ हुआ है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत मंगोलिया, ये ठीक है। उपयुक्तों से कौन सही सुमेलित है पूछा है हमसे, तो बताना है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया से होता है, ये बात याद रखिएगा। साल्वेक्स जो है भारत और अमेरिका से है, साल्वेक्स। जिमेक्स जो है भारत और जापान से है, तीनों ही सुमेलित हैं, डी आंसर इसका सही है, तीनों सुमेलित हैं। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक आयोजित की गई, ये भी ठीक है। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसको बताना है। 134 नंबर का। फिर दक्षिण अफ्रीका में, चीन में, मिस्र में, रूस में, तो चीन में आयोजित की गई थी, ये सही है, बी आंसर। तमिल नामक चक्रवाती तूफान कौन सा देश प्रभावित हुआ था, तो चीन प्रभावित हुआ था तमिल से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक चीन में हुई थी, याद रखिएगा इसको। नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति, ये तो मान लीजिए ये यूनिवर्सल क्वेश्चन बन गया। सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन सा है, भारतीय व्यक्ति कौन सा है सबसे कम उम्र का, जो कि इंग्लिश चैनल पार किया है, नॉर्थ चैनल पार किया, इंग्लिश नहीं, नॉर्थ चैनल, बताइए। तो अंशुमन झिंगरन है, अंशुमन झिंगरन ने पार किया है।
तो 137वां क्वेश्चन है कि आधिकारिक डेटा की समीक्षा हेतु एक नया पैनल बनाया गया है, किसकी अध्यक्षता में? तो जो आधिकारिक डेटा है उसका समीक्षा करेगा वो कौन सा है, कौन सा आयोग है वो? तो पुरनाव सेन आयोग है, सेन आयोग कह सकते हैं इसको, सेन आयोग। किसके लिए है? तो आधिकारिक डेटा की समीक्षा हेतु है ये पैनल। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान तो प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो पूछ भी सकता है कौन कौन सा मिला, लिस्ट दे देगा किस देश से मिला है इनको। तो जुलाई 2023 में भारतीय पीएम को सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड किसने दिया था? तो मिस्र ने दिया था, फ्रांस ने दिया है, फिजी ने दिया है और क्यूबा ने दिया है। तो फिजी ने दिया है ये 139 नंबर का सी आंसर सही होगा कि सॉरी 139 का फिजी ने, फ्रांस दिया है, इसको हटाइए, फिजी नहीं ये फ्रांस है, बी आंसर सही है। फ्रांस ने इनको दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड मोदी जी को मिला है, ये सही इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में बताना है, ये सही है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो जुलाई 2023 में सफलतापूर्वक हुआ था, कौन सा युग सुमेलित है? तो विक्रम लैंडर के उतारने का स्थान क्या, उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम दिया गया जहाँ उतरेगा वो? तो उसको कहेंगे सुमेलित है, बताना है। तो विक्रम लैंडर जहाँ उतरेगा उसको शिव शक्ति कहेंगे, जहाँ उतरेगा शिव जी के शक्ति से उतरेगा। प्रज्ञान जो है रोवर है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई, ये इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है, इंपॉर्टेंट है, ये रख लीजिए इसको। उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं, डी आंसर सही है इसका। तो पहली बार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई, तो कब की गई थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछा सिकल सेल एनीमिया के बारे में, यूपीएससी के मेंस में पूछा था। 142 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का कार्यक्रम की घोषणा कब की गई है, बताइए। 142 नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 में की गई है, सी आंसर सही है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की घोषणा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य। तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन है वो? तो राजस्थान है, सी आंसर है। न्यूनतम आय गारंटी है पेश करने वाला विधेयक है, राजस्थान है, ठीक है। टेलिसमैन सेवर आयोजित किया गया, ये नहीं सही है, ये गलत है। क्रेच नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। क्रेच नीति मतलब बच्चों के देख रेख के लिए, जहाँ महिलाएं काम करती हैं जिस कंपनी में, जैसे जिस फैक्ट्री में, वहाँ पे क्रेच सुविधा होनी चाहिए। क्रेच सुविधा मतलब शिशुगृह होता है। तो ये लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया? हरियाणा, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा देश बन गया है? तो हरियाणा बना है, ये आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो प्रथम बार होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का आयोजित किया गया, तो वाराणसी में, त्रिशूर में या मथुरा में, सूरत में, तो वाराणसी में किया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अगला है, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन, ये सही है। वेद वन पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई। 147 वेद वन पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर का कि जुलाई 2023 में एडवर्ग रिकेक्सिक यूरोपीय संघ के पहले राष्ट्रपति थे, गलत है, गलत नहीं है मतलब सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में सहकारिता में वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये भी नहीं सही है, बहुत सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर का, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। एक दिवस का आयोजन जुलाई 2023 में नहीं किया गया, किसका नहीं किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, विश्व युवा कौशल, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, किसका आयोजन 2023 में नहीं किया गया जुलाई में? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को होता है, 12 अगस्त को होता है, याद रखिएगा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ सकता है,
तो 12 अगस्त को होता है, इसका सी आंसर सही है। तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 2023 के उनको मैंने देखा है, बाकी स्किप कर दिए हम लोग। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे जो उसमें, पॉलिटी और इसके क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।